नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं आज हमारी जो नई कविता है जिसका नाम है जो लिखा गई है कुंवर नारायण जी के द्वारा, और दो कविताएं हैं उसमें, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ठीक है, तो एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी की बुक है ये, आरोह भाग 2, और ये 3rd चैप्टर है हमारा। 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय हमने कल पढ़ लिया था, अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया था। आज हम उनकी एक कविता पढ़ेंगे, दो कविता है ना, उसमें से हम केवल और केवल एक कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, क्योंकि दूसरी कविता हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, समय की पाबंदी रहती है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान नहीं ले पा सकते हैं, तो इसलिए हम समय देंगे अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं हमारी जो कविता है उसकी सप्रसंग व्याख्या। और दो कविता है इसमें, मैंने आपको बताया था, एक तो कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। ठीक है, आवाज़ साफ आ रही है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा बच्चों, मैं अभी चेक कर लूंगी। और आज हम यहाँ पर कविता के बहाने जो कविता है उस पर चर्चा करेंगे, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है, और इसकी पूरे की सप्रसंग व्याख्या आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि दूसरी कविता भी साथ में ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि फिर फटाफट बताना पड़ेगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए, और मैं भी इतना एक एक कविता का यानी कि एक एक पैराग्राफ का इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी, उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगी जितना मुझे करना चाहिए, क्योंकि समय की पाबंदी होती है। तो हमें ज़्यादा मैटर को कम समय में कैसे कंप्लीट करना है, तो वो तो यही होगा कि आप स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़ा थोड़ा समय देंगे। तो इसलिए हम अलग अलग समय पर ये दोनों कविताओं को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसको। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। ये है लगा, ठीक है, लगा लिखे हैं, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, यहाँ पर घर है, धर नहीं है, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, यहाँ पर आ जाएगा बच्चा ही जाने। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी कविता, इसको हमने पूरी को देख लिया है, बहुत छोटी सी कविता है। अब हम करते हैं यहाँ से इसकी व्याख्या। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपका प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में आप संदर्भ भी लिख सकते हो, संदर्भ आप अलग से भी लिख सकते हो, और दोनों चीजें प्रसंग में भी लिख सकते हो। कि यहाँ हम इस पैराग्राफ का जो प्रसंग करेंगे वो क्या होगा, सबसे पहले इसको देख लेते कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर उस घर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, चिड़िया की बात की गई है इस कविता, ये जो कविता के बहाने जो कविता है इसमें 3 पक्षों को लिया गया है, 3 उदाहरणों को लिया गया है। पहला है इसमें चिड़िया, दूसरा इसमें फूल, और फिर है बच्चा। तो कविता की जो तुलना है चिड़िया, फूल और बच्चे तीनों से की गई है। चिड़िया से की गई है कि चिड़िया अगर उड़ती है तो एक सीमा तक उड़ती है, लेकिन कविता की जो कल्पना है, एक कवि की जो कल्पना है, कविता के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से उकेर कर एक पेज पर पन्ने पर आ जाती है, और हम उसके मायने देखते हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं, तो हम करते ही जाते अलग अलग भावों में। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि कविता जो चिड़िया की उड़ान से भी परे है। चिड़िया की जो उड़ान एक सीमित दिशा में हो सकती है, एक समय तक हो सकती है, वो थक जाएगी तो नीचे आ जाएगी, अगर उड़ने लगी है तो एक सीमा तक ही उड़ सकती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकती है। लेकिन कविता की तुलना चिड़िया से करके बताया है कि जो कविता है अगर वो उड़ना चाहे और अगर उसकी उड़ान भर जाए तो फिर उसकी कल्पना, उसकी सीमाओं का कोई ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो प्रसंग इसका ये होगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने से ली गई है, और इसमें बताना है कि इसमें कविता की तुलना चिड़िया के माध्यम से की गई है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो देख लेते एक बार कि कविता एक उड़ान है
चिड़िया के बहाने कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भर के आकाश में, नीले आकाश में उड़ने की कोशिश करती है और अपने गंतव्य स्थान तक जाती है, वैसे ही जो कविता है जब उड़ान भरने लगती है तो चिड़िया से भी ऊपर उड़ जाती है, चिड़िया से भी ऊपर अपनी सीमाओं को लांघ जाती है कि कविता एक उड़ान है। तो कविता किससे लिखी जाती है? कल्पनाओं के माध्यम से लिखी जाती है। और कल्पनाओं के माध्यम से जब कविताएं लिखते हैं तो हमारी कल्पनाओं की कोई सीमा होती है क्या? हम कल्पनाओं को संकुचित यानी सकोच कर रख सकते हैं क्या? हम कल्पनाओं को ऐसा करके रख सकते हैं क्या बस इतनी इस दूरी तक ही ये कल्पनाएं होनी चाहिए? हमारा मन है भाई, हम तो कितना भी सोच सकते हैं, आसमान के उस पार झांकने की कोशिश कर सकते हैं, जमीन के अंदर झांकने की कोशिश कर सकते हैं, सागर की गहराई तक भी हमारा मन जा सकता है, सागर के ऊपर, सागर की जो विशालता है उसको पार करने में भी हमारा मन जा सकता है। यानी कि हमारा जो मन है वो कहीं भी किसी भी सीमा तक सोच सकता है। कोई सोचने की कोई सीमा नहीं होती है, कोई दायरा नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होती है। तो वही बात यहाँ बताई है कि चिड़िया के उड़ने का दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उसके उड़ने की एक सीमा होती है और एक समय होता है कि वो कितने समय तक आसमान में उड़ सकती है, उसको फिर आकर बैठना होता है और जिस ऊंचाई तक उड़ सकती है उतनी ही जा सकती है, उससे ज़्यादा वह नहीं जा सकती है। लेकिन कविता अगर चिड़िया की भांति उड़ना सीख ले, चिड़िया की भांति उड़ान सीख ले तो उसकी कल्पनाओं का ठिकाना ही नहीं है, फिर वो चिड़िया से भी ज्यादा ऊपर की उड़ान उड़ सकती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने कि कविता जिस उड़ान से उड़ती है, कविता अपनी कल्पनाओं के पंखों को लेकर और आसमान में जिस तरह से विचरण करती जाती है और असीमित अनंत दिशा तक चली जाती है, क्या वो दिशा चिड़िया जान सकती है? चिड़िया को पता है? मतलब चिड़िया की उड़ान से हम कविता की कल्पनाओं की तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसमें कविता की कल्पना ही आगे बढ़ती हुई हमें नजर आती है। बाहर भीतर, अब क्या है, चिड़िया कभी बाहर जाती है, कभी अंदर जाती है। कल्पना भी हमारी कभी कभी बाहर की तरफ रुख कर देती है और कभी कभी अंदर की तरफ रुख कर देती है, इस घर उस घर। तो चिड़िया क्या करती है, कभी इस घर बैठी मुंडेर पर, कभी दूसरे के मुंडेर पर बैठी, कभी कहाँ बैठी, कभी कहाँ बैठी। तो कविता भी जो हमारी है वो अभी इस घर बैठी है, उस घर बैठी है, लेकिन फिर भी चिड़िया की उड़ान से परे उसकी उड़ान है, उसकी उड़ान से और अधिक उड़ान रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने कविता जब अपनी कल्पनाओं के पंख लगा लेती है तो वो उसकी जो उड़ान है वो असीमित दिशा तक रहती है। लेकिन अगर चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से उड़ती है तो सीमित दिशा तक उड़ती है। चिड़िया क्या जाने कि कविता के अगर पंख लग जाते हैं और फिर वो उड़ान भर लेती है, फिर वो अपनी कल्पनाओं की धाराओं में बहती चली जाती है, तो फिर उसके भाव और उसकी उड़ान की जो सीमा है वो चिड़िया क्या जान सकती है? चिड़िया को क्या पता है कि कल्पना क्या होती है? ठीक है, अब हम इसका प्रसंग करते हैं। तो देखिए, आप इसको प्रसंग के साथ ही लिखिए। मैंने आपको पहले वाली जो कविता है वो भी बताई थी कि आपको संदर्भ भी लिख सकते हो, प्रसंग भी लिख सकते हो। मैं अब क्या करूँगी, आगे से जहाँ जहाँ मुझे लगेगा फिर से बताना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप यहाँ भी करना चाहते हैं, मैंने प्रसंग में ही सारी चीज़ ले ली है। बार बार बताती हूँ कि कई बच्चे वापस नए जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है और इसके रचयिता कुंवर नारायण है। तो ये तो हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक हमारा संदर्भ क्या हो गया है। अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो, अदरवाइज आप प्रसंग में ही दोनों चीजें लिख रहे हो तो भी आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। आप सोच रहे हो कि मैम ने बताया कि संदर्भ भी होता है, प्रसंग भी होता है और हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मार्क्स वहीं रहेंगे। आपने प्रसंग के अंदर प्रसंग और संदर्भ का दोनों का उल्लेख किया है, दोनों के बारे में समझाने का प्रयास किया है, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहने वाले और फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही लिखा है। फिर है कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है कि कविता की यात्रा कैसी होती है, कल्पनाओं के परों के साथ में होती है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। कैसे रचनात्मक ऊर्जा? अगर आप लिखना चाहते हैं रचनात्मक ऊर्जा में, अगर आप कोई कला में निपुण है, कोई कविता लिखने में निपुण है, कोई निबंध लिखने में निपुण है, कोई अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में निपुण है, कोई उपन्यास लिखने में निपुण है, कोई चित्रकला बनाने में निपुण है, तो अपनी कलाओं यानी कि आपकी जो कला है उस कला को जब आप बाहर निकालना चाहते हो तो उसकी कोई सीमा होती है क्या? जो भी आप आर्ट गैलरी में कभी गए होंगे, कभी एग्जीबिशन देखी होगी, वहाँ पर आप
किसी आर्टिस्ट की कलाओं के उसकी आर्ट के बारे में देखा होगा, वो किस तरह से अनर्गल, हम बोलते हैं फालतू की चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो पता नहीं अपने आर्ट के माध्यम से, अपनी चित्रकला के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो किस हद तक चित्र बना सकता है। वैसे ही जो एक कवि है वो अपनी कविता के माध्यम से संसार की पूर्णता को पूर्ण कर सकता है, यानी कि संसार की पूरी यात्रा कर सकता है अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। तो यही बात यहाँ पर बताइए कि कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर सृजनात्मकता है, तो सीमा पर बंधन लागू नहीं होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आपको लिमिट में रहकर कार्य करना है। आपको कविता लिखनी है तो आपको लिमिट में रहकर लिखनी है, आपको अंदर कोई हुनर है तो आपको उस हुनर को लिमिट में रहकर ही निकालना है, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप स्वतंत्र होकर उस क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। अब चिड़िया के बहाने यहाँ पर बताई है कविता को कि चिड़िया एक उड़ान भरती है, लेकिन अगर कविता उड़ान भरना चाहे तो वो चिड़िया से भी आगे निकल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी व्याख्या की तरफ। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। क्या है? कल्पना की उड़ान। कविता कब लिखते हैं? जब हमारे अंदर किसी कल्पना, इमेजिनेशन होती है, कोई कल्पना जागृत होती है। उषा कविता लिखते समय शमशेर बहादुर सिंह जी ने ऐसी कल्पनाओं का निर्माण किया है कि हमने कभी उषाकालीन समय नहीं देखा है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप उषाकालीन समय देखेंगे, पढ़ने के बाद में तो आपकी और उत्कंठा और जिजीविषा, मतलब और जिज्ञासा हो जाएगी कि आप उषाकालीन समय देखिए, आप सुबह उठेंगे उस समय को देखने के लिए। वास्तविक तौर पर कवि ने जो वर्णन किया है, कवि ने जिस तरह से इतना अच्छा बढ़ा चढ़ा के जो वर्णन किया, वास्तव में उषा ऐसी दिखती है नहीं दिखती है, या संध्या ऐसी दिखती है नहीं दिखती है। ठीक है, तो हम जब किसी की कविता पढ़ते हैं तो कविता क्या, एक तरह की कल्पना, हम कवि की कल्पनाओं में बहते चले जाते हैं और हमें वो भाव विहोल, हमारा जो कविता के साथ भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, उस कवि के साथ भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। और ये कब होता है? जब भावों का संचार होता है। और भावों का संचार कैसे होता है? जब कल्पना काम करती है। तो कविता की उड़ान क्या है? कल्पना है। तो एक कविता की उड़ान कल्पना होती है, कल्पनाओं के माध्यम से ही वो आकाश में यानी इस संसार में विचरण कर सकती है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है कि कवि चिड़िया का उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार से चिड़िया पंखों के माध्यम से उड़ती है और एक सीमा तक उड़ सकती है, उसके बाद उसकी सीमा खत्म हो जाती है, लेकिन कल्पना की जो सीमा है वो खत्म नहीं होती है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन की सीमा कोई खत्म नहीं होती है, उसकी सीमा नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है। इमेजिनेशन असीमित होता है, हम जहां तक सोच सके वहां तक हो सकता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कि चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? सीमित होती है। आकाश में एक स्थान तक जाकर, एक ऊंचाई तक जाकर वो रुक जाती है, उसके ऊपर जाना संभव नहीं होता है। लेकिन कविता के ऐसी कोई सीमित दिशा नहीं होती है, एक सीमित दायरा नहीं होता है। वो तो काल्पनिक जगत में विचरण करती है और काल्पनिक जगत में विचरण करने के फलस्वरूप ही कविता का निर्माण होता है। इसलिए वह असीमित दिशा में, असीमित क्षेत्र में, असीमित समय के लिए उड़ान भरती चली जाती है। आगे देखिए बच्चों, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया के घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती रहती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। व्यापक का मतलब होता है फैली हुई होती है, विस्तारित बोल सकते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? विस्तारित। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे होती है। इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान के बारे में नहीं जान सकती है कि कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, कि चिड़िया को क्या पता है कि कविता की उड़ान क्या है। एक कवि अपनी मन के अंदर जो भी काल्पनिक विचार लाता है, उसके फलस्वरूप जब कविता लिखना बैठ जाता है तो वो कविता अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उकेरता है, तो वो चिड़िया नहीं समझ सकती है। चिड़िया सिर्फ अपनी एक सीमित ऊंचाई तक ही उसकी उड़ान रहती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ करते हैं हम विशेष कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। अपार यानी कि कविता के अंदर, कविता लिखते समय या कविता जो होती है उसके अंदर कई ऐसी संभावनाएं होती है, कई तरह के विचार प्रस्तुत हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कोई कविता लिख रहे हो और किसी कविता को आप तीन व्यक्ति है या दो व्यक्ति है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उस कविता को मैं अपने लिए पढ़ूंगी, कोई और पढ़ेगा तो उसको किसी और विचारधारा से पढ़ेगा, फिर तीसरे व्यक्ति ने पढ़ा तो वो अपनी अलग विचारधारा से पढ़ेगा। तो ऐसे अलग अलग विचारधारा
धाराएं भी हो सकती है कवि की कल्पनाओं को लेकर, कि कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जो प्रतीकों का संयोजन करता है, प्रतीकों के माध्यम से जो कविता लिखता है, उसका हम कई अर्थ निकाल सकते हैं, तो असीमित होती है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब कि सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, और बार बार ये चिड़िया क्या जाने, कविता क्या जाने, या फूल क्या जाने, या बच्चा क्या जाने, पूरी कविता में, कविता के बहाने जो कविता है उसमें बार बार प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता का मानवीकरण किया गया है। उड़ान, कविता काल्पनिक पंखों से उड़ती है, तो चिड़िया क्या है, चिड़िया एक प्राणी है और वो एक लिविंग थिंग्स है, यानी कि सजीव प्राणी है, और सजीव प्राणी की जो हरकतें हैं वो कविता के अंदर डाल दी गई है कि वह घर घर इस घर उस घर जाती रहती है, और जो कविता है उसकी जो उड़ान है वो चिड़िया से भी आगे है, तो उसका क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मानव जैसी हरकतें, मानव सुलभ चेष्टाओं की बारे में बताया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। यहां से, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यह है हमारा फूल। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब पहले पैराग्राफ में किससे तुलना की गई थी बच्चों, चिड़िया से की गई थी। अब इस पैराग्राफ में किससे तुलना की गई है कविता की, फूल से की गई है। देखिए बारी बारी से आ रहे हैं, इसलिए इसको अलग अलग पैराग्राफ में मैंने लिया है, तो अलग अलग पैराग्राफ में इसका जो प्रसंग है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया है कि कविता एक खिलना है। पहले तो बोल दिया कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ान भरती है वैसे कविता भी अभी कल्पनाओं के माध्यम से उड़ान भरती है। अब यहाँ बताया कि जिस प्रकार से फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिल उठती है, अपने अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, अपने अच्छे अच्छे भावों के साथ कविता भी खिल उठती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि जिस प्रकार से फूल खिलता है और कुछ समय के लिए खिला, सुगंधी, थोड़े समय बाद में मुरझाकर गिर जाएगा, लेकिन कविता कभी भी मुरझाकर नहीं गिरती है, वो स्थायी रहती है। इसलिए कहा है कि कविता का खिलना, कि कविता जिस प्रकार से खिलती है, एक व्यक्ति ने पढ़ी, उसको समझ में आई, उसने उसकी व्याख्या करी, दूसरा आकर्षित हुआ इससे, फिर उसने पढ़ी, मतलब ये जो कविता है जितने लोग पढ़ेंगे उतने लोगों की उत्कंठा जागृत होती जाएगी, कि सभी सोचेंगे कि मैं भी पढ़ूं। तो ये क्या हुआ, कविता का खिलना है ना। वो अपने जो भावों की खुशबू है, अपने विचारों की खुशबू है, अपने अंदर जो प्रसंग लिए हुए उसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ बिखेर रही है, और सभी उससे आकर्षित होकर उस कविता को पढ़ने के लिए लालायित हो रहे हैं। लेकिन फूल का क्या है, एक लिमिट होती है कि कुछ समय के लिए कोई भी फूल हुआ, वो खिला, उसकी कली निकली, कली निकलने के बाद में वो खिला पूरा, खिलने के बाद में कुछ फूल होते हैं जो एक दिन में मुरझा जाते हैं, कुछ फूल होते हैं जो कुछ समय में मुरझा जाते हैं, कुछ फूल होते हैं जो 2-3 दिन रहते हैं और फिर मुरझाकर गिर जाते हैं। लेकिन उनकी जो परिणति, अंतिम परिणति फूल की क्या होती है, मुरझाकर गिरना। कभी न कभी तो मुरझाकर गिरेगा ही, लेकिन कविता की परिणति मुरझाकर गिरने की नहीं है। इसलिए फूल से तुलना की गई है कि फूल तो खिलकर मुरझाकर गिर जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो, उसकी एक सीमा होती है, अपने सीमित समय के अंदर वो मुरझाकर गिरने की उसकी परिणति हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो कविता है वो खिलती फूल की तरह है, लेकिन फूल से आगे बढ़ जाती है, वो फूल की तरह मुरझाकर नहीं गिरती है, वो और ज्यादा अपना अस्तित्व खिला खिला कर रखती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, अब चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, फूल की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, घर के बाहर भी रहती है, घर के अंदर भी रहती है, इस घर भी रहती है, उस घर भी रहती है, लेकिन कविता की जो खुशबू है वो चारों तरफ वातावरण में फैली हुई रहती है, हमेशा फैली हुई रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। जो कविता है फूल की तरह खिल रही है, फूल के साथ तुलना की गई है कि कविता का खिलना क्या है, फूल क्या जाने, कि फूल को क्या पता है कि बिना मुरझाए महकना, बिना मुरझाए महकना। अब यहाँ तो फूल महका है और फिर मुरझाकर गिर गया है। अब यहाँ तो कविता है जो मुरझा ही नहीं रही है, कविता तो और ज्यादा खिल रही है। समय के साथ कविता का जो अस्तित्व है, कविता का जो विकास है या उसकी जो प्रसिद्धि है और ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो मुरझा ही नहीं रही है। इसलिए इसकी कविता की जो तुलना है वो फूल से की गई है। समझ में आया सभी को अच्छे से। अब चलते हैं इसके प्रसंग की तरफ।
तो प्रसंग सेम है हमारा, सभी में सेम रहेगा क्योंकि एक ही बात कही गई है पूरी पंक्ति में। आप ऐसा लिख सकते हो कि पैराग्राफ में आप चिड़िया से तुलना कर सकते हो, दूसरे पैराग्राफ में हम यहाँ पर फूल से कर सकते हैं, और तीसरे पैराग्राफ में हम यहाँ पर बच्चे से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने तीनों से करी है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत किया गया है और इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। सेम प्रसंग है अभी इसमें। अब करते हैं हम व्याख्या कि कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है, कि जैसे फूल को क्या हुआ भाई, बीज बोया, बीज बोने के बाद एक प्लांट उगा, प्लांट के बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ और फिर उसमें कली निकली है, उसमें बीज आया है, बीज से फिर कली निकली है, कली से फूल खिला है और फिर अच्छा खिल के कुछ दिन बाद में मुरझाकर गिर गया। ये उसकी परिणति होती है फूल की। तो कहा है कि कवि कहता है कि कविता की जो रचना है फूल के बहाने होती है। जैसे फूल की रचना होती है वैसे कोई कवि बैठकर और अपने काल्पनिक विचारों की परिणति कर रहा है, यानी कि काल्पनिक विचारों को एक पुस्तक में, एक बुक में या एक नोटबुक में अंकित कर रहा है, शब्दों के माध्यम से उकेरने की कोशिश कर रहा है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित का मतलब होता है प्रसन्न चित्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रसन्न चित्त, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, फूल को देखकर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फूल को देखकर एकदम आकर्षित हो जाता है ना, वैसे ही फूल को देखकर व्यक्ति का जो मन है वो प्रसन्नचित हो जाता है, कवि का मन। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती रहती है। जैसे फूल खिल उठता है वैसे कविता उसके मन में खिल उठती है। लेकिन फिर फूल की तुलना कैसे की गई है कि फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं। जैसे कविता, फूल के अंदर रंग होता है, भाव होती है, सुगंध होती है, वैसे ही कविता के अंदर रंग होता है और भाव आते हैं। परंतु कविता खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानता कि कविता कैसे खिलती है, कविता कैसे खिली भाई। फूल क्या जानेगा उसकी कि कविता का खिलना क्या है। फूल तो अपनी परिणति जानता है कि मुझे खिलना है और मुरझाकर गिरना है, लेकिन कविता मुरझाकर नहीं गिरती है, वो महकती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने, के भला फूल को क्या पता है कि बिना मुरझाए, कभी मुरझाना नहीं है लेकिन महकना है, अपने कविता के भावों को चारों तरफ फैलाते रहना है, सबको आनंदित करते रहना है। भला ये बात फूल क्या जान सकता है। ठीक है, फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। परिणति यानी कि उनका जो अंतिम समय है वो निश्चित होता है। वे घर के अंदर, घर से एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते रहते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, स्थापित रहती है। किसी कवि ने, कोई साहित्यकार है, वो साहित्य प्रेमी है, उसने किसी साहित्यकार की कविता पढ़ ली और उसे अच्छी लगी तो वह आत्मसात कर लेगा, उस कविता को गुनगुनाता रहेगा, हमेशा ही गुनगुनाता रहेगा। हो सकता है किसी मंडली में वो उस कविता को सुना भी दे तो वो क्या है, खिली। कविता क्या है, खिल रही है। कई कवियों की कविताएं आज के जो कवि है या साहित्यकार है विद्यालयों में, संस्थानों में गाई जाती है तो वो क्या है, खिल रही है। तो क्या उनका समय है, क्या वो समाप्त हो गई है? नहीं, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, इस बात को फूल नहीं समझ पाता है। क्लियर हो गया एकदम? कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी बताइए मुझे। विशेष देखिए अब इसमें क्या है कि कविता व फूल की तुलना मनोरम तरीके से की गई है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। मुरझाए और महकने में अनुप्रास अलंकार है। अब मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। बार बार मतलब कि 2 या 2 से अधिक बार होती है। ठीक है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर माँ और माँ आया है। बिना मुरझाए महकने के माने, ठीक है, तो यहाँ महकने के माने के भी आ गया है। महकने के, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि बिना से नहीं, मुरझाए से ही लिखेंगे हम। ठीक है, मुरझाए महकने के माने। अब ये देखिए यहाँ पर तो 3 आ गए हैं, माँ माँ माँ, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इसलिए इसमें बताया, विशेष बताना है। और फिर फूल क्या जाने,
तो ये यहाँ पर क्या है, प्रश्न अलंकार हो गया है। पहले क्या बताया था, चिड़िया क्या जाने, कि कविता की उड़ान भला नहीं, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। देखिए 2 प्रश्न आ गए हैं और ये प्रश्न अलंकार बन चुके हैं। और फिर यहाँ पर शांत रस है, साथ में मुक्तक छंद है, ठीक है, मुक्त छंद में इसकी रचना की गई है। आगे चले, तीसरा पैराग्राफ हमारी तीसरा पद है और ये लास्ट पद है, क्योंकि यहाँ पर किससे तुलना की गई है, बच्चे से की गई है। पहले पैराग्राफ में तुलना की गई थी चिड़िया से, दूसरे पैराग्राफ में तुलना की गई थी फूल से, और अब तीसरे पैराग्राफ में तुलना की गई है बच्चे से, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कविता एक खेल है। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, खेलते हैं। चिड़िया उड़ान भरती है, आकाश में विचरण करती है, फूल खिलता है। चिड़िया का जो जीवन है वो उड़ने में चला जाता है, फूल का जो जीवन है वो खिलने में चला जाता है, और बच्चों का जो जीवन है, बच्चों का जीवन सिर्फ और सिर्फ बचपन जो है वो किस में जाता है, खेलने में जाता है। भाई बचपन आपका किस में जाता है, हमारा खेलने में जाता है। फिर हम किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जब हम शिक्षा दीक्षा में चले जाते हैं। तो हमारा जो बाल्यावस्था है, जो बाल्यावस्था का समय है वो किस में जाता है, खेल में जाता है। तो यहाँ खेल की बात बताई गई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि जैसे बच्चे खेलते हैं निश्चंद होकर, स्वतंत्र होकर खेलते हैं, वैसे कविता भी अपने शब्दों के माध्यम से खेल करती है। बाहर भीतर कि बच्चे देखिए जब बच्चे खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि मटर गश्ती कहते हैं, कितनी चहल पहल होती है घर में। क्यों चहल पहल होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अंदर आते हैं, फिर बाहर गए फिर अंदर आए, फिर एक दूसरे के पीछे भागते हुए बाहर गए फिर अंदर आए, चाहे उस बीच में उनके चोट लगती है या कुछ भी होता है, मस्त होकर वे बाहर अंदर बाहर होते होते खिलते रहते हैं। वैसे ही कविता भी अंदर बाहर होती होती बच्चों के माध्यम से, बच्चों के जैसे बच्चे खेल कर प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे कविता भी अपने शब्दों के माध्यम से खेलती है। यह घर वह घर। अब देखिए जैसे बच्चे कभी इस घर में गए भाई, कभी उस घर में गए, फिर कभी इस घर में गए, अब कभी उस घर में चले गए, फिर वहां से भगाया इधर चले गए, और भाई बच्चों मस्ती कर रहे हो, चलो इधर से भागो यहाँ से, फिर उधर चले गए। तो ऐसे इस घर से उस घर, उस घर से इस घर बच्चे खेलते रहते हैं। वैसे ही जो कविता है वो अपनी भावों की जो परिणति है या भावों की जो व्याख्या है, हम कविता को पढ़कर और क्या करते हैं, कभी इस घर वाले पढ़ रहे हैं, कभी उस घर वाले पढ़ रहे हैं, कभी इस व्यक्ति के मुख से हमने कविता सुन ली, कभी उस व्यक्ति के मुख से हमने कविता सुन ली। तो कविता की भी क्या है, शब्दों का खेल, और कविता भी क्या है, बच्चों के जैसे बच्चे खेल कर प्रसन्न होते हैं, वैसे कविता भी बच्चों के माध्यम से खेल के बच्चों की तरह ही खेल कर प्रसन्न हो जाती है। तो कविता भी आगे देखिए, यह सब एक कर देने के माने, यह सब घर एक कर देने के माने कि बच्चे क्या करते, मटर गश्ती करते हुए इधर उधर दौड़ते हुए सब घर एक कर देते। भाई पूरा हम कहते पूरा मोहल्ला एक करके रखाया, पूरी कॉलोनी एक करके रखी है बच्चों की धमा चौकड़ी से। बच्चों ने इतनी मस्ती करी कि पूरा घर सिर पर उठा दिया भाई। तो पूरा घर एक, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। ठीक है, मतलब कि अगर वो सब घर एक कर रहा है तो ये जो भाव है वो कौन जानेगा, वो बच्चा ही जानेगा। लेकिन कविता उससे परे है, कविता उससे परे है। ठीक है, यहाँ देखिए अब प्रसंग आ जाता है हमारा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने उद्धृत है और इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। ठीक है, आगे देखिए, अब आती है इसकी व्याख्या। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। किसके समान मानता है, बच्चों के खेल के समान। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों का खेल है। शब्दों के खेल के माध्यम से ही तो कविता बनती है। जैसे बच्चे किसी भी तरीके से खेल सकते हैं, वैसे कविता भी कहीं भी किसी भी शब्दों को लेकर बनाई जा सकती है, किसी भी विषय को लेकर बनाई जा सकती है। कविता के भी कोई विषय निश्चित नहीं होते हैं, किसी भी विषय को लेकर कोई भी कवि कविता का निर्माण कर सकता है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। यही बात बताई ना मैंने आपको कि कवि बैठा है शाम के समय भाई नदी किनारे, वहां की सुंदरता को देखकर कविता लिख ली। कवि ने एक बार क्या किया कि रास्ते में जा रहे हैं और कोई ऐसे गरीब बच्चों को देख लिया है जो भीख मांग रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने कविता लिख ली। कवि ने एक माँ की दयनीय स्थिति की कविता लिख ली। कवि ने कुछ
पशु पक्षियों की जो हालत हो रही है या पशु पक्षियों को देखकर और प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करने के लिए कविता लिख ली, तो कवि के लिए विषयों की कोई कमी नहीं है, वो किसी भी विषय पर कविता लिख सकता है। जरूरी नहीं है वो प्रकृति चित्रण पर ही कविता लिखे या किसी के ऊपर, वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर भी कविता लिख सकता है कि उसको स्वभाव का अगर जानता है तो उस उपलक्ष्य में उसने कविता लिख दी। तो विषयों की कमी नहीं होती है। जैसे बच्चों के खेलने के तरीके जो होते हैं उसकी कोई कमी नहीं है, बच्चे अपने खेलने के तरीके ढूंढ लेते हैं अपने आप, वैसे ही कवि भी अपनी कविता का जो टॉपिक है, विषय है, शब्द है, वो ढूंढ लेते हैं और कविता का निर्माण कर लेते हैं। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, जैसे बच्चे अपने खेल कर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने अंदर जो उनके अंदर जो उथल पुथल चलती है, बच्चे कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं, उनके अंदर एक चंचलता चलती है, मन के अंदर तरंग चलती है, उन तरंगों को वे अपनी हरकतों के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा मस्ती कर ही रहा है, उसने सोच समझ के करा है, सोच समझ के नहीं करते हैं, उनके अंदर एक लहर चलती है मन के अंदर, और वो जो लहर है वो उनके हाथ पैरों की हरकतों में आ जाती है, और फिर वो जो शैतानी है, चंचलता है, मस्ती है या खेल है, वो करते रहते हैं। और उनके खेल के तरीकों में कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। आप कभी बच्चों को एकांत में, जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं या 2-4 बच्चे मिलकर खेलते हैं, तब आप गौर से देखिएगा, उनके खेल में जरूरी नहीं है आपको बैट बॉल देख रहे हैं या कोई उनको खेल का कोई उपकरण दे दिया जाए, कोई साधारण दे दिया जाए, या फुटबॉल दे दी, या भाई क्रिकेट खेल लो, चलो ये खेल लो, वो खेल लो, या गर्ल्स के लिए किचन सेट आता है या घर घर का खेल होता है वो खेल ले। उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी खेल किसी भी समय कैसे भी खेल सकते हैं। उनकी कल्पना है कि भाई अभी मुझे ये खेलना है। आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे हैं ना, टीचर ज़्यादा खेलते हैं। जैसे देखते हैं, मैं मेरी बेटी को देखती हूँ कि मैं जैसे पढ़ाती हूँ तो उसको लगता है कि मैं भी टीचर बनी हूँ, तो इसी तरह से वो एक कॉपी और एक पेन ले लेती है, एक पर्स ले लेती है, और फिर अपने भाई बहनों के साथ में, जो भी उसके कज़न वगैरह है उसके साथ, उनके साथ में खेलती रहती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि उनको विषय की जरूरत नहीं होती है, वो अपने खेल के लिए जो अपने जो विषय है वो अपने आप ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई है कि बच्चे जैसे स्वच्छंद और मुक्त अवस्था में खेलते हैं, वैसे कविता भी, कवि जो है अपनी कविता लिखने के लिए मुक्त होता है, स्वच्छंद होता है, और उन शब्दों को लेकर, खेल भरे शब्दों को लेकर कविता का निर्माण कर लेते हैं। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते हैं। बड़ों में जरूर मनमुटाव होता है, लेकिन बच्चे नहीं समझते। कभी कभी आप देखिएगा कि घर में कुछ वाद विवाद होता है, कोई बहस हो रही हो, लेकिन बच्चे हैं ना धमा चौकड़ी में लगे, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं। वो तो अपने जो साथी गण हैं, अपनी हम उम्र के जो लोग हैं, जो भी बच्चे उनके साथी, उनके साथ इतने घुल मिल जाते हैं और कल्पनाओं में बह जाते हैं और खेल में मस्त हो जाते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। जैसे बच्चे अपने आंतरिक मन से खेल का निर्माण कर लेते हैं, नए नए विषयों का निर्माण, चुनाव कर लेते हैं, वैसे ही जो कवि है अपने शब्दों से, अपने शब्दों के माध्यम से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों का निर्माण करता है। शब्दों के माध्यम से अपने अंतर मन के जो भाव है या बाहर उसे जो दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ों के मनोभावों का रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। जैसे बच्चे बेपरवाह होते हैं, कभी कभी दौड़ते दौड़ते चोट भी लग गई, उनको पता नहीं है, हम बोलते भाई ध्यान से चलो, अरे उनके अंदर ध्यान कहाँ है, वो तो चंचल है, उनके मन के अंदर तो तरंगे चल रही है, वो तरंगे उनको जिस दिशा में ले जाती है वो उस दिशा में चले जाते हैं। चाहे वो भिड़ जाए या चोट लग जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, बाद में जरूर दुख होता है, लेकिन उस समय तो वो जो तरंगे है, वो हिलोरे चलती रहती है, वो हिलोरों के साथ वो दौड़ते चले जाते हैं। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कौन? कवि। और कवि की कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। तो कविता का खेलना भला बच्चा क्या जाने। अब विशेष की बात करते हैं कि कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है कि कविता क्या है। रचनात्मक व्यापकता है कि मतलब रचनात्मक है, क्रिएटिविटी है, कोई सीखा सिखाया गुण नहीं होता है, ये एक सृजन कला है और सृजन कला के माध्यम से कविता का निर्माण होता है। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है कि जैसे बच्चे अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं और इधर उधर दौड़ते रहते हैं, मन में काल्पनिक विचारधाराएं बना लेते हैं और अपने खेल का विषय अपने आप निकाल लेते हैं, वैसे कवि भी है जो अपने कविता का विषय अपने आप ऐसे ही निकाल लेते हैं।
बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है कि बच्चा ही जानता है बच्चे के मनोभाव क्या है, हम नहीं समझ सकते। उनके मन के अंदर जो गुत्थियां चलती है उन गुत्थियों को समझना साधारण बात नहीं है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जो बच्चे के अंतर मन में झांकने की कोशिश कर सके या वो क्या हरकत करेगा। अभी कुछ देर पहले उसको हमने शांत करके बिठाया है और थोड़ी देर बाद में हम सोचते हैं अब इसको अक्ल आ गई होगी, हमने इसको डांट लगाई है और अब वो शांत बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर तो लहरें हैं, उमंगे हैं, वो शांत कैसे बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता है वो। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, बच्चों के बहाने ब अनुप्रास अलंकार आ गया है। साहित्यिक खड़ी बोली सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया आज की जो कविता आपको अच्छे से समझ में आई है। इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिलता है। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में यानी कि अगले वीक तक हो सकता है टाइम चेंज हो जाए और आपके लिए फ़ायदा हो जाए थोड़ा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे जुड़े हो अच्छी बात है। तो स्कूल जाने की वजह से वो ये क्लास नहीं ले पाते हैं, तो हो सकता है शाम के समय उनको समय मिल जाएगा, तो हो सकता है टाइम चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस समय हम हमारी जो नेक्स्ट कविता है बात सीधी थी पर, ये लेक्चर इसको हम थर्ड लेक्चर के रूप में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।